अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कसस बाय मुस्फिरा जुबैर का 5th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। ये सोचते हुए कि मेहरा कहाँ रह गई, वो तेजी से जीने अबूर करता हुआ राहदारी से गुजरा। तभी वो कमरे से बाहर निकल आई। उसकी नजरें सरगम पर पड़ी और गहरी सांस खारिज करते हुए वो उसकी जानिब चलने लगी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ। सरगम ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और मेहरा ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। वाकई ठीक हो? कुछ मुख्तलिफ था उसमें जो वो उसे देखता रहा। बस नर्वस हूँ। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं हूं ना साथ, सरगम ने उसकी तरफ झुककर कहा। मेहरा ने उसकी आंखों में वैसे ही देखा जैसे वो कुछ तलाश कर रही हो, और वो नासमझी से जीने उतरते हुए अपनी रफ्तार को मेहरा के लिए सुस्त कर गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आंखें उसे सर से पैर तक देखती गई। थैंक यू, वो मुस्कुरा दी। जब मेहरा को शीशे के दरवाजे से गुजरकर बाहर लॉन की जानिब ले गया तो सबकी नजरें उन पर उठी। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी है। सबसे पहले बोलने वाली बानो बेगम थी। उनकी नजरें सरगम से मेहरा की तरफ गईं। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया बेबे। वो बानो बेगम को देखकर मुस्कुराई। कैसा ना करते कबूल, मेरे लगते जिगर की पसंद जो हो। बानो बेगम हंसते हुए हासरा बेगम की तरफ मतवज्जा हुई, जो मेहरा के एक कदम करीब आकर उसे जल्दी से गले लगाने के लिए झुकते हुए बोली। बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक खुशियां दिखाए तुम दोनों को। ये हासरा फुप्पो हैं और ये इनके बेटे मोमिन आमीन। सरगम ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। याद है मुझे फुप्पो, निकाह में मुलाकात हुई थी। मेहरा ने मुस्कुराकर सर अस्बात में हिलाया। वेलकम भाभी, मोमिन ने पुरजोश मुस्कुराहट के साथ कहा। और जैसे ही कुछ कजन्स उनके करीब आए तो उसने उनके नाम मेहरा के कान में बताए। आहिस्ता आहिस्ता वो मेहमानों के दरमियान से गुजरते हुए सबका इस्तकबाल करते रहे। आखिर में वो हातिम साहब और मारिया बेगम तक पहुंचे। बैठ जाओ, अब थक गए होंगे दोनों, मारिया बेगम ने उन दोनों को देखते हुए नरमी से कहा। अभी कहाँ? वो देख रहा था कि ये बोलते हुए मेहरा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आधे घंटे में खाना लगवाते हैं बस, हातिम साहब ने घड़ी देखते हुए कहा। जी सब मेहमान आ चुके हैं, वो बोला। जरगम मेहरा को बानो बेगम के पास छोड़कर आगे बढ़ गया। बानो बेगम ने मेहरा को गौर से देखा, जैसे दिल की गहराइयों से कुछ जांचने की कोशिश कर रही हो। दिल लग गया घर में? उनकी नरमी में एक गहरी संजीदगी छुपी हुई थी। जी यही मसला है बेबे। मेहरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। बानो बेगम ने उसे ऐसे देखा जैसे हर एहसास पढ़ लेना चाहती हूँ। मैं आप सबकी दुनिया से नहीं हूँ बेबे। मेहरा की आवाज मंथम पड़ गई। मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जहाँ खौफ, खामोशी और अंधेरा है, जहाँ इंसान कम और दरिंदे ज्यादा बसते हैं। उसने एक गहरा सांस लिया और नजरें चुराई। और शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं आप सबसे बहुत मुख्तलिफ हूँ बेबे। बानो बेगम ने नरमी से उसका हाथ थामा, फिर अपनी झुर्रियों भरी हथेलियां उसकी हथेली पर रखकर बोली। ये 5 उंगलियां देखो, एक जैसी लगती हैं, मगर हर एक का अपना किरदार है, अपनी पहचान है। मेहरा ने अपने हाथ को देखा, पहली बार कुछ सोचते हुए। ऐसे ही इंसान होता है बेटा, सब मुख्तलिफ फिर भी एक, क्योंकि सबको एक ही रब ने पैदा किया है, एक ही मकसद के लिए। बानो बेगम की आवाज धीरे धीरे जैसे मेहरा के दिल में उतरती गई। ये जो तू सोचती है ना कि बहुत गुनाह हो गए, अब आपसे मुमकिन नहीं। ये शैतान करवा रहा है। वो चाहता है कि हम मायूस हो जाएं, लेकिन रब की रहमत वो कभी खत्म नहीं होती। वो तो कहता है कि लौट आओ, बस दिल से आओ। वो थोड़ी देर को रुकी, फिर मोहब्बत से बोली। आप बिल्कुल मेरी दादी जैसी हैं। मेहरा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। जरगम ने तो कहा था कि तेरा कोई रिश्तेदार हयात नहीं। बानो बेगम ने चौंक कर पूछा। 3 साल पहले वो दुनिया से रुखसत हो गई, उन्होंने ही मुझे पाला था। मेहरा की आंखों में हल्की सी नमी उभरी, लेकिन आवाज में वही ठहराव था। एक लम्हे को उसकी नजरें झुकी। और उनकी मौत की खबर भी मुझे स्वयं के बाद दी गई थी। मैं उनका चेहरा भी नहीं देख सकी बेबे। तू एक बार अपने बाप को मेरे हाथ लगने दे बस। बानो बेगम की आंखों में एक तपिश सी जाग उठी थी। मेहरा ने भी इख्तियार ही उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब भी एक नरम सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में रोशनी गहरी थी। वो किसी और से बात में मसरूफ हो गई, मगर मेहरा के दिल में बहुत सी यादें साथ आ गई थी। यादों का यही मसला होता है कि वो दर्द का साया साथ लेकर आती हैं। वलीमे में बिजनेस टॉक नहीं। उसे आता देखकर तुराब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तैयारी कैसी है? वो हंसने लगा। थोड़ा ब्रेक ले लो भाई। तुराब ने उसे देखकर सर हिलाया। मरने के बाद आराम ही आराम है, वो मुस्कुराकर कहने लगा। टीम तैयार है, बस ऊपर से ऑर्डर का इंतजार है। तुराब का लहजा संजीदा हो गया। ऑर्डर आने में अभी 2 हफ्ते तो हैं, खतीर ने जवाब दिया। अच्छा, वो खुश होकर बोला।
सारी लाइमलाइट तो तुमने चुरा ली जरगम और भाभी की। लोग छुप छुप कर तुम्हारी तस्वीरें ले रहे हैं। रामिस उनके साथ आया तो फिर तुराब ने बात बदलने को कहा। मैं पोज कर लेता हूँ, छुप के तस्वीरें लेने की क्या जरूरत है? गहरी मुस्कुराहट के साथ रामिस ने जवाब दिया। पॉज मत करो, T20s आने वाले हैं, तुम वो ठीक से खेल लो, यही काफी है। टीना रामिस की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा। रोने की बात नहीं है, अगली बार आपको बेट ला दूंगा। रामिस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। तुम लोग आराम से लड़ो, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास। वो तुराब को देखकर मुस्कुराया और जब मेहराब के करीब आया तो बानो बेगम उठकर किसी से मिल रही थी। अब महफिल में ऐसे देखोगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी दीवानी हो चुकी हो। मुस्कुराते हुए उसने अपनी तवज्जो मेहरा की तरफ मोड़ी तो वो उसे ही घूर रही थी, जैसे वो कुछ मालूम करने की कोशिश कर रही हो। शट अप साइको, उसने आंखें घुमाई। मैम, वो उसकी तरफ झुका। तुम्हारे नजदीक धोखे की क्या सजा होनी चाहिए? जब वेटर उनके पास से गुजरा तो जूस लेकर उसका एक घूंट लेती हुई बोली। जर्द कुमकुमों से जगमगाता हुआ लॉन अचानक खामोश हो गया। चंद लम्हों के लिए हर गर्दिश करती से साकित हो गई। जब जवाब न आया तो उसने सरगम की तरफ सवालिया नजरें उठाई। बदला? उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी लेकिन कदरे संभल कर बोला। अगर धोखा देने वाली मैं हूँ? वो अपनी थोड़ी उठाते हुए पूछ बैठी। क्या मैं करता? अगर मेरा ने मुझे धोखा दिया तो क्या मैं उससे बदला ले सकता? ये ख्याल ही मेरे दिल को चीर देगा। तुम अगर मुझे कत्ल कर दो तब भी उफ नहीं करूंगा, तो बदला कैसा फिर? लेकिन मैं बदला लेने के हक में हूँ। उसने अस्पात में सर हिलाया। फारिग होते ही वो जीने अबुर करती सीधे अपने कमरे की तरफ गई। खुदाया, ये एक तवील रात होने वाली थी। जरगम को नींद में मारने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि उसे अपने डैडी को तबाह करने के लिए उसकी जरूरत थी। अलमारी से टी शर्ट ट्राउजर निकाला और फ्रेश होकर बाहर निकलकर बालों को ऊंची पौनी में समेटा। बेड तक आकर कंबल सर तक तान कर लेट गई। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसने देखा मेरा सर तक कंबल ताने लेटी थी। उसने खामोशी से ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी घड़ी उतारी और फिर चंद लम्हे बाद फ्रेश होकर वापस आया। बहुत ही हल्के कदमों से उसके करीब आकर आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गया। तुम सो रही हो? उसने आहिस्ता से पूछा। हाँ, उसने हल्के से जवाब दिया। उसने गौर किया कि आज पहली बार मेहरा ने अपने लंबे बाल समेट रखे थे। वो हमेशा अपने बाल खोले रखा करती थी, ये जानते हुए कि उनमें सरगम की कमजोरी छिपी थी। तुम्हारे बाल आज मेरे तकिए पर नहीं है, बांध क्यों लिए? उसने हैरत से पूछा। ऐसे ही, उसने जवाब दिया। क्या मैंने कोई गलती की है? उसने फिक्र से पूछा। नहीं, बस आज पूरा दिन मसरूफियत की वजह से थक गई हूँ, उसने फौरन कहा। फिर वो आहिस्तगी से आंखें मूंद कर सो गई, मगर वो खामोशी से उसे देखता रहा। कुछ न कुछ गलत था और ये एहसास उसे बेचैन कर रहा था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। वो सोचता रहा कि आज की मसरूफियत में क्या ऐसी बात थी जो वो जान नहीं सका। आज का दिन आम दिन जैसा नहीं था। लंच ब्रेक के दौरान अस्पताल की राहदारी सुनसान थी। ज्यादातर स्टाफ या तो कैफेटेरिया में थे या मरीजों के साथ मसरूफ। गोलोना अपनी फाइलों में गुम अस्पताल के कॉरिडोर में चल रही थी जब अचानक एक नर्स की चीख सुनाई दी। डॉक्टर गोलोना! वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ पहुंची जहां शोर मच रहा था। अंदर कदम रखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। एक मरीज जिसकी जहनी हालत गैर मुस्तहकम थी, हाथ में स्केलपेल लिए खड़ा था। उसकी कलाई से खून बह रहा था। हाथ दोनों से खौफजदा सी खड़ी थी, एक दीवार के साथ चिपकी हुई थी जबकि दूसरी उसको रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे मालूम है आप तकलीफ में हैं, मगर ये हल नहीं है। गोलोना ने एक गहरी सांस खारिज कर रही थी और अपने अंदर के खौफ को दबाया और नरमी से बोली। मरीज की आंखें नम थी। वो लरसते हुए हाथों से स्केलपेल थामे खड़ा था। गोलोना ने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब कदम बढ़ाया, जैसे कोई जंगल में जख्मी शेर के पास आ रहा हो। कोई आपको सुनना चाहता है और वो मैं हूँ, मगर आपको यह हथियार नीचे रखना होगा। लम्हों की खामोशी के बाद मरीज की गिरफ्त ढीली पड़ी, मगर जैसे ही उसने स्केलपेल छोड़ने की कोशिश की वो हाथ से छूटकर गोलोना की हथेली पर जा लगा। तेज धार ने उसके हाथ पर जख्म डाल दिया, मगर उसने दर्द को महसूस करने से इनकार कर दिया। नर्सें फौरन आगे बढ़ी, मरीज को काबू में किया और गोलोना के हाथ पर पट्टी बांधी गई। 2 घंटे बाद जब गोलोना हॉस्पिटल के अपने दफ्तर में दाखिल हुई तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, मगर जैसे ही उसकी नजरें अपनी मेज पर गई वो ठिठक गई। सामने एक छोटा सा पैक रखा था। उसके करीब जाकर पैकेट खोला और अंदर जो चीजें देखी वो हैरान रह गई। एक टीजर और एक पेपर स्प्रे, साथ ही एक पर्ची थी जिस पर सादा मगर गहरे अल्फाज लिखे थे। किताबें तुम्हें बचाने नहीं आएंगी, खुद की हिफाजत करना सीखो। गोलोना ने फौरन अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। दफ्तर सुनसान था। अस्पताल के इस हिस्से में
ज्यादा रश नहीं होता था, मगर ये चीजें यहाँ तक कैसे पहुंची? एक लम्हे के लिए जैसे उसका दिमाग सुन हो गया था। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, सीसीटीवी। उसने जल्दी से अपने लेग कोट की जेब में हाथ डाला और फोन निकाला। जैसे ही उसने फोन को ऑन किया, एक और पैगाम आ चुका था। देखने की सहमत नहीं करो, मैं वहम नहीं हकीकत हूँ। मुझे तुम जैसे स्टोकर से बचने की जरूरत है, मासूम मरीजों से नहीं। गोलोना ने फौरन जवाब दिया, इस बार अपनी बेसाख्ता संजीदगी और तंज के साथ। तुम्हें कभी मुझसे बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोना। चंद लम्हे बाद जवाब आया। उसके हाथ खुद ब खुद ही फोन की गिर्द सख्त हो गए थे। उसने इर्द गिर्द देखा जैसे किसी नामालूम साये को तलाश कर रही हो, मगर कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। मगर वो जानती थी वो कहीं ना कहीं था, वो देख रहा था, वो इंतजार कर रहा था। मेहरा जिम में आई तो सरगम ने उस पर नजर डाले बगैर ही पुलअप्स जारी रखे जब तक मुकम्मल न कर लिए। खड़े होते हुए उसने उस पर नजर डाली जहां वो मैट के साथ खड़ी थी। खतीर के साथ ट्रेनिंग है? जरगम ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा आज ट्रेनिंग तुम्हारे साथ करूं, वो बोली। मैट की जानिब आते हुए सरगम की आंखें उससे मिली। कल से एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मेहरा कुछ मुख्तलिफ लग रही थी। इस तरह वो उसे देखती, अल्फाज का दोहरा मतलब और कल रात का जल्दी सोना। उसकी गट फीलिंग पहले कभी गलत नहीं हुई थी। चलो रेडी? मैट पर हाथ झाड़ते हुए जरगम ने कहा। पोजीशन में आते ही जिस्म में तनाव बढ़ गया था। ये सद्दाम और मुगल कारपोरेशन की टेंशन की वजह से वहम भी हो सकता था। मेहरा उस पर झपटी और वो उसकी लात को ब्लॉक कर गया। फिर जब वो मुकम्मल अटैक मोड में गई तो उसे अपनी जगह बदल कर ब्लॉक करना पड़ा। ये मेहरा के खतीर के साथ वाले ट्रेनिंग सेशंस में से किसी की तरह नहीं था। उसकी हरकतें पॉइंट पर थीं। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई। मेहरा को खो देने के ख्याल पर उसके दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। वो जवाबी हमला करते हुए भी मोहतात रहा कि उसे तकलीफ न पहुंचे, और अचानक वो सरगम के गले पर हमला करने की कोशिश करने लगी। मेहरा का बाजू पकड़कर मुड़ते हुए उसे अपने कंधे पर से गुजारा और नीचे फेंका। जैसे ही उसकी पुश्त मेट से टकराई, जरगम उसके ऊपर अपने वजन के जरिए उसे रुकने पर मजबूर कर चुका था। अब जिम में महज उन दोनों की सांसों की आवाजें थीं, और फिर मेहरा बर्फ जैसा मुस्कुराई। यू बास्टर्ड। वो उसकी गिरफ्त से खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगी, और जब उसने अपना सर जरगम के सर पर मारा तो जरगम उसके सर को सुर्ख पड़ता हुआ देखकर एक तरफ हो गया था। उसे छोड़कर पीछे हटते हुए वो खड़ा हो गया, हर चीज के लिए तैयार। पीछे रहो, मेरा की याददाश्त वापस आ चुकी है। उसी वक्त खतीर जिम में आता दिखाई दिया तो जरगम चीखा। खतीर रुक गया, उसकी नजरें फौरी तौर पर मेहरा पर जम गई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। सर्द और जंगली आंखों से उसे देखते हुए वो गुस्से से हंसने लगी थी। हम इस पर बात कर सकते हैं। जरगम ने हाथ उठाया। बात? वो उसे जहर आलूद निगाहों से देखने लगी। मेरा एक बार फिर उस पर हमलावर हुई, लेकिन इस बार उसने उसे ब्लॉक नहीं किया। उसने जरगम के जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो लड़खड़ा गया। अगले हमले पर जरगम ने उसके बाजू को रोककर पकड़ा और उसको पुष्ट के पीछे से मोड़ दिया। अपना दूसरा बाजू उसके गले में फंसाते हुए अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली ताकि वो हरकत न कर सके। तुमने मेरे साथ खेल खेला, मेहरा ने कांटदार लहजे में कहा, लेकिन जब जरगम ने लफ्जों में छुपी हुई तकलीफ और गुस्से को सुना तो उसने उसे छोड़ दिया। तुम मुझे हरा नहीं सकती मेहरा, मुझे वजाहत का मौका दो। पीछे हटते हुए उसे देखते हुए उसने एक हाथ उठाया। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे पास गन नहीं है। मेहरा ने एक हाथ बालों में फेरा और फिर कहर आलूद अंदाज में जरगम पर नजर डाली। सब कुछ झूठ नहीं था, उसने कहा। जरगम के अल्फाज उसे हंसाने पर मजबूर कर गए थे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसके बारे में झूठ नहीं बोला। जरगम ने गहरी नीली निगाहें उठाकर उस सालिम लड़की को देखा। वो गर्दन दाएं बाएं हिलाने लगी, उसके बाल बिखर कर कंधों के गिर्द गिर रहे थे। मैं तुम्हें जख्मी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो चाहता था वो कर सकता था, लेकिन मैंने इंतखाब तुम्हारे हाथ में दिया। लेक के पास मैंने जो कहा वो मत भूलना। मेरा उसकी तरफ बढ़ती गई और बिल्कुल उसके सामने आकर रुकी। वो उसकी आंखों में नफरत देख सकता था जब उसने सरगम के सीने पर उंगली रखी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं कमजोर थी और तुमने हालात का फायदा उठाया। तुमने मुझे एक कठपुतली की तरह नचाया जब तक मैंने तुम पर भरोसा नहीं कर लिया। गुस्से से उसकी आंखें चमक रही थी जैसे वो जब से आंसू रोक रही हो, लेकिन फिर भी आवाज भर्रा गई थी। बेतरतीब सांसों के साथ वो पीछे हटी, जैसे उसके करीब खड़ी नहीं हो सकती थी, और उससे सरगम के दिल को जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो। मैंने तुमसे नहीं खेला, मैंने सिर्फ एक ही चीज के बारे में झूठ बोला था कि हम कैसे मिले और हम एंगेज्ड हैं। बाकी सब कुछ सच था। उसके बढ़ते कदम एकदम रुक गए। क्या मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए? मैं मेहरा मुगल हूँ
और तुमने मुझे ऐसे जलील किया है जैसे मैं कुछ भी नहीं। वो चीखी तो तेज से उसके सफ़ेद चेहरे पर सुर्खी खुल गई। कोशिश के बावजूद जब उसे रोका ना जा सका तो जरगम ने आगे बढ़कर मेहरा को गले लगा लिया। वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करती रही। मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ, मैंने अपने जज्बात के बारे में झूठ नहीं बोला, उसने मेहरा पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। मुझे तुम्हारे जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहरा ने उसकी गर्दन पर मुक्का मारा और उससे पहले कि दूसरा मुक्का उसके चेहरे पर जड़ जाता वो उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। उसे पुरसकून करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने डैडी को अरेस्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ऑपरेशन के बाद हम मिलेंगे और हम में से सिर्फ एक ही जिंदा वापस जाएगा, क्योंकि मेरी दुनिया में तलाकें नहीं होती। गहरे गहरे सांस लेती हुई मेहरा का चेहरा चंद लम्हों में सपाट हो गया था और उसने खाली खाली निगाहें उठाकर जरगम को देखा। कहाँ जा रही हो? जब वो मुड़ी तो उसने पूछा। अपने काम से काम रखो, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। मेहरा के पीछे उसके कदम एकदम चल पड़े थे जैसे किसी ने बिजली भरी हो। सर्द राहदारी से गुजरते हुए जब वो बेडरूम में गई तो उसने उसे लेदर जैकेट और जीन्स लेकर ड्रेसिंग रूम में जाते हुए देखा था। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना हरगिज नहीं था। मेहरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब वो लेदर बूट्स पहनती रही फिर वो उसकी तरफ आई और उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। मुझे मोटरसाइकिल और क्रेडिट कार्ड चाहिए। जरगम ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और क्रेडिट कार्ड निकालकर उसके हवाले कर दिया। मेहरा ने उसे अपनी जेब में डाला और एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन बता देना, उसने बहुत सा थूक निकलते हुए कहा था, ये सोचकर कि जिससे वो मोहब्बत करता था वो अब उससे नफरत करने लगी थी। नहीं बताऊंगी, वो सपाट निगाहों से उसे देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। दिल तंग होने लगा था। उसके पीछे भागकर जरगम ने उसका हाथ थाम लिया। रुक नहीं सकती? मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं है, उसकी सर्द आवाज में वार्निंग थी। मैं भी नहीं, मैं वजह नहीं बन सकता। उसका दिल जख्मी होने लगा था। नहीं, उसके लहजे की तलखी आपकी सर्द सी फिजा में तहलील हो चुकी थी। लेक के पास मैंने जो कहा था वो याद रखना। वो बेबसी निगाहों से उसे देखता रहा। उससे जाने दो जरगम, तुम उसे काबू नहीं कर सकते। ये वही बात थी जो तुम्हें उसके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आई थी। मेहरा का हाथ जरगम के हाथ से छूट गया था और वो एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने उसे खुद से दूर जाते हुए देखा। रात का वक्त था जब वो आखिरकार कराची पहुंची और पहुंचते ही वो सीधे दूसरे सेफ हाउस चली गई थी जो उसने रानीन के नाम पर खरीदा था। या अल्लाह, वो प्लीज यहाँ मौजूद हो। दीवार को पकड़कर उस पर से छलांग लगाते हुए वो घर के पिछले हिस्से में दाखिल हुई। वो सिक्योरिटी गेट तक पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो बायोमेट्रिक स्कैनर पर अपनी शनाख्त की तस्दीक कर पाती दरवाजा खुल गया। मेहरा, गोलोना उसे देखते हुए उसके गले लग गई थी और रानीन जो बेयकीनी से आंखें फैलाए हुए उसे देख रही थी। जब मेहरा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो भागी हुई उसके गले आकर लग गई। मेहरा ने दोनों को मजबूती से थाम लिया। खुदा का शुक्र है। गोलोना का जिस्म जलजले की सद में था और फिर रानीन ने मेहरा पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए रोना शुरू कर दिया था। सॉरी, मैंने आने में देर कर दी। मेहरा की आंखें नम हो चुकी थी और जब एक आंसू टूट कर गिरा तो उसने सरगोशी में कहा था। अपनी सहेलियों के हिसार में वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी थी और भीगी पलकों तले टिप टिप आंसू गिरने लगे। वो मोहब्बत जो उसने सरगम के लिए महसूस की थी और सरगम ने कैसे उसे उसके साथ की तस्लील के लिए इस्तेमाल किया, दिल करवटें लेने लगा। किसी ख्याल के तहत वो घर के अंदर आई ताकि सिक्योरिटी गेट बंद कर सके। फिर एक दूसरे के गले लगे वो जमीन पर बैठ गई थी। मैं बहुत फिक्रमंद थी। गोलोना ने आंखों से गिरते हुए आंसू रगड़ते हुए बोली। मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया है। रानी ने उसे भीगी निगाहों से देखा। जब मुंह खोलना तो बकवास ही करना। मैंने कहा था ना कि हमारी चीते को मारना आसान नहीं है। गोलोना ने जोर से रानीन को धप मारी, फिर नम आंखों के साथ मुस्कुराकर मेहरा की तरफ देखा। अभी तो मत मारो यार, रानीन अपना कंधा सहलाते हुए बोली थी। मुझे थोड़ी देर लग गई। मेहरा मुस्कुराई तो उसके नम रुखसारों पर एक और आंसू फिसल गया। जब दोनों उससे अलग हुई तो गोलोना ने अपनी आंखें हाथ की पुष्ट से रगड़ी और रानी ने अपनी हिचकियों पर वह मुश्किल काबू पाया। फिर उसने मेहरा की तरफ देखा और रानी के माथे पर बल पड़ गए। निगाहें उसके दाग तक गई जो मेहरा के बालों में गायब हो रहा था। हुआ क्या था? लॉन्ग स्टोरी है। वो खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ अपनी दोस्तों की तरफ बढ़ाए, फिर तीनों कमरे में चली गई। शुक्र है तुम दोनों खैरियत से यहाँ पहुंच गई। तुम्हारे घर पर रेड के फौरन बाद 2 आदमी सेफ हाउस पहुंचे थे तो हम लड़कियों को लेकर अंडरग्राउंड रास्ते से यहाँ पहुंच गए। गोलोना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन आदमी?
मेहरा ने नासमझी से अपनी सहेलियों पर निगाह मरकूज की। मेरे पास सिक्योरिटी फुटेज हैं। रानीन उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब मेहरा उनके साथ कमरे में दाखिल हुई तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि रानी ने सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ था जैसा मेहरा ने उसे सिखाया था। रानी ने फुटेज निकाली और स्क्रीन पर तुराब और एक दराज कद नौजवान घर के अंदर दाखिल होते हुए नजर आए। मेहरा ने सरगम के आदमियों को देखकर सुकून का सांस लिया था। तो दूसरी फुटेज भी चला दो, गोलाना ने रानीन से कहा। रानीन खामोशी से फुटेज चलाने लगी और उसे झुकना पड़ा क्योंकि फुटेज अंधेरे में थी। अचानक दो लड़कियां आगे बढ़ी और अगले लम्हे सरगम रोशनी में दाखिल हुआ। उसने लड़कियों को देखा, शायद ये जांचने के लिए कि वो हिफाजत से मेहरा तक पहुंच गई हैं, और फिर वो वापस अंधेरे में गायब हो गया। तो ये था वो। सरगम लड़कियों के पीछे चला गया। सीधी होकर रानीन की तरफ देखने लगी। वो आदमी लड़कियों को लेकर घर आई क्योंकि मैं जख्मी थी। मुझे नहीं लगता कि वो तुम दोनों के बारे में जानते थे, वो सिर्फ मदद करना चाहते थे। उसने सोफे से पुष्ट टिकाते हुए कहा। दिल कहीं अंदर डूब कर उभरा था। वो सरगम के किसी अच्छे अमल के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। ये उसे उसकी तरफ नरम कर देगा और वो इसके काबिल नहीं था। तुम ठीक हो? गोलोना ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। हाँ, उसने सर हिलाया। मुझे खालिद ने गोली मारी थी तो मैं हेलीकॉप्टर से गिर गई। सरगम कियानी FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो मुझे इस्लामाबाद ले गया। रानीन कॉफी का भाप उड़ाता कप लेकर आई और सोफे पर बैठकर कप लबों से लगा लिया। उसकी नजरें मेहरा पर मरकूज थी। अगर तुम्हें ठीक होने में इतना वक्त लगा तो जरूर चोट भी गहरी लगी होगी। गोलोना के चेहरे पर तशवीश थी। मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी। उसने सर अस्पात में हिलाया। क्या? रानी चौंक कर बोली थी। जरगम ने झूठ बोला कि हम इंगेज्ड हैं और शादी करने वाले हैं। उसने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। गोलोना ने अपना सर अस्पात में हिलाया जैसे वो मेहरा का दर्द महसूस कर सकती हो। मेहरा ने निगाहें अपने हाथ में मौजूद अंगूठी पर झुका ली। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बनाकर शादी कर ली। मुझे उसके मास्क से बहुत मोहब्बत थी और लगा कि वो वाकई मुझसे प्यार करता है। अल्लाह अल्लाह मेहरा, गोलोना ने उसके गिरते हुए आंसू को देखकर कहा था। रानी ने उससे कप ले लिया था और वो अपनी सहेलियों के कंधों से लगकर बिखर कर रोने लगी थी, जानते हुए कि ये एक महफूज जगह थी। मुझे बहुत इंसल्ट महसूस हो रही है, उसने पानी से भरी हुई आंखें उठाकर कहा था। मैं समझ सकती हूँ। गोलोना ने उसकी पुष्ट पर हाथ फेरते हुए सरगोशी की। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। दिल के दरवाजे पर जो एहसास बहुत अरसे से दस्तक दे रहा था, आखिरकार उसने उसे बुलंद आवाज से तस्लीम कर लिया। श्श, अल्लाह के हर फैसले में बेहतरी होती है। रानी ने उसके नाम रुखसार खुश किए। मेहरा ने गहरी सांस खारिज की, बेदर्दी से आंखें रगड़ी और फिर अस्पात में सर हिला दिया। मैंने बहुत दुआई की थी, रानी ने लबों पर मुस्कुराहट से जाते हुए कहा। मेहरा ने गुमसुम से रानीन को बगौर देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये मुस्कुराहट रानीन की अपनी नहीं थी। वो तो तोते की तरह बोलने वाली लड़की थी, अब चुप क्यों थी? उसने बेइख्तियार ही गोलोना की तरफ देखा और गोलोना भी यही नोट करके पलकें झपकाती हुई उसकी तरफ मतवज्जा हुई। चलो, अब जब मेहरा आ गई है तो हम साथ रहेंगे, गोलोना ने खिलखिलाकर उसे कहा था। हमेशा? मेहरा ने मुस्कुरा कर कहा और गोलोना के इशारे पर वो दोनों वापस रानीन के गले लग गई। अपने बेडरूम में खिड़की के सामने खड़े होकर ट्रैकिंग डिवाइस चेक कर रहा था जो उसने मेहरा की अंगूठी में लगाई थी। उससे पता चल रहा था कि वो कराची में थी। उसने अंगूठी नहीं उतारी थी। कराची में ऐसा क्या है? उसने लोकेशन देखते ही सरगोशी की, जो पिछले 24 घंटों से नहीं हिली थी। आह भरते हुए उसने अपना फोन वापस जेब में डाल दिया था और दिन निकलने की रोशनी में लोन को घूरने लगा। निचला लब दांतों तले दबाए वो कोई ऐसा तरीका सोच रहा था जिससे मेहरा को यकीन दिलाया जा सके कि सब कुछ झूठ नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई और जब वो मुड़ा तो खतीर अंदर दाखिल हुआ। अम्मी पूछ रही हैं तुम्हारा? वो उसके पास खड़ा हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहरा का उसकी जिंदगी में ना होना ये सोच भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं उसे वापस लाने का रास्ता निकालूंगा। हो सकता है वो वापस ना आए। खतीर का नरम लहजा उसके दिल पर गोया बम बनकर फटा था। मैं उसे वापस ले आऊंगा, वो मुझसे हमेशा नफरत नहीं कर सकती, उसने यकीन से कहा। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? खतीर ने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा। मैंने उसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, वो आहिस्ता से बोला। मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। सवाल का जवाब दो। चंद लम्हों की गहरी खामोशी के बाद वो खुद को मेहरा की जगह रखकर सोचने लगा। मैं उससे इतना नाराज नहीं होता जितना वो हुई है, उसने सर नफी में हिलाया। अगर तुम मेहरा की जगह होते लेकिन तुम्हारे सामने सद्दाम होता जब तुम्हारी याददाश्त वापस आती। खतीर ने एक आबरू उठाकर उसे पूछा। क्या बकवास कर रहे हो?
उसे अब गुस्सा आने लगा था। मेहरा ने तुम्हें दुश्मन समझा और फिर 2 महीने तुम्हारी एक्टिंग को हकीकत मानते हुए गुजार दी। सोचो ये उसके लिए कितना बड़ा सदमा होगा। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसा मत करो। खतीर की तरफ मुड़ते हुए उसकी निगाहें पथरा गई थीं, जैसे लफ्जों ने उसे खोखला कर दिया हो। अचानक माजी की यादें आंखों के सामने छा गई थीं। तकलीफ की शिद्दत से उसने आंखें मीच ली। पूरा जिस्म लम्हों में पसीने में डूब गया था। रात की खामोशी में सरगम को कमरे के बाहर से जोरदार थप्पड़ की आवाज ने जगा दिया था। उसे मालूम था ये आवाज पापा की थी, जो अम्मी पर हाथ उठा रहे होंगे, क्योंकि अम्मी कभी ऊंची आवाज में नहीं रोती थी। उसने सोते हुए नन्हे रामिस की तरफ देखा, सुकून की सांस ली, फिर अपने कमरे से निकलकर राहदारी अबूर करता हुआ जैसे जैसे जीने के करीब पहुंचा, पापा के मारने की खौफनाक आवाजें बुलंद होती गई। वह रेलिंग के पीछे छुप गया। पापा के हाथ में अपनी पसंदीदा बंदूक थी, जिसे वो अम्मी को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। निस्ते लब को दांतों में दबाए उसने अम्मी के चेहरे पर लगा खून और इर्द गिर्द बिखरे हुए शराब की बोतल देखी। पापा नहीं! वो उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, मगर आवाज हलक में ही दब गई। जब पापा ने बंदूक अम्मी की तरफ बढ़ाई, अम्मी ने चेहरा जरकम की जानी मोड़ा। सफेद चेहरे पर जख्म और खून के धब्बे देखकर उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। आंखें बंद कर लो चंदा। सकीना बेगम की बेबस गहरी नीली आंखें उस पर मरकूज थी जब उन्होंने धीमी सरगोशी की। मैं नहीं कर सकता अम्मी। अचानक गोली चली और वो अम्मी के खून में लथपथ जिस्म को जमीन पर गिरता हुआ देखता रहा। जब कोई तुम्हें धोखा देता है जरकम, तो हिचकिचाते नहीं है, उसे मार देते हैं, समझ आई? अगले ही लम्हे हलील कियानी ने सर्द आवाज में कहा था। नजरें माँ के बेजान वजूद पर जा ठहरी, तो वो सर न हिला सका। क्या तुम समझ गए हो? वो चिल्लाए। जरकम का सर खुद ब खुद ही अस्बात में हिलने लगा था। चंद लम्हे वो आंसू से भरे हुए आंखों से अम्मी के बेचैन जिस्म को देखता रहा। फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि पापा जीने से नीचे गिर चुके हैं। उनके सर से खून बह रहा था और साथ ही शराब की बोतलें भी टूट चुकी थी। अपनी अम्मी का सर्द पड़ता हुआ जिस्म और पापा के सर से बहते हुए खून की धार को देखकर उसे समझ नहीं आया कि वो माँ के लिए रोए या बाप के लिए। लेकिन एक बात समझ आ गई थी, आज पापा ने अम्मी को कत्ल कर दिया था। उसने आंखें खोल दी। मंजर धुंधला था, तो वो चंद सांसों तक गहरे गहरे सांस लेता रहा, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। जिस्म पसीने से शराबोर था। जब निगाहें खतीर के फिक्रमंद चेहरे पर पड़ी, तो दिल में एक और धचका लगा था। उसने वो नहीं कहा होगा जो मुझे लगा। खतीर मेरा मासी जानता है। मैंने अपनी बीवी के साथ एक बार भी जबरदस्ती नहीं की, ना ही उसे जबरदस्ती का निकाह किया है। सिर्फ एक बात के बारे में झूठ बोला था। गहरी सांस लेते हुए उसने काटदार लहजे में कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठंडा हो जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। खतीर ने परेशानी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तेज की एक तेज लहर उसके जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया और वो बिना कुछ सोचे समझे तेज तेज कदमों से सीधा घर से बाहर निकल गया। जरगम! खतीर पीछे से चिल्लाया। ड्राइवर से चाबी छीनकर वो गाड़ी में बैठा, उसे ड्राइववे से बाहर निकाला और जन से आगे बढ़ा, जैसे कोई जलजला उसके अंदर से टकरा रहा हो। क्या मेहरा ऐसा महसूस करती थी? क्या वो इस रिश्ते को भी इसी नजर से देखती थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सर्दी में उतरती नरम धूप में उसने मरगला हिल्स के सबसे ऊंचे नीचे पहाड़ों के आगे गाड़ी रोकी। दरवाजा खोला और तेज कदमों से पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां वो घुटनों के बल बैठता चला गया। आंखें बंद कर लो चंदा। अम्मी की सरगोशी एक बार फिर कानों में गूंजी। जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तो वो दिल पर हाथ रखकर सांस लेने लगा था। हलील कियानी ने उसकी माँ को खरीदा था, और जब रामिस की पैदाइश के बाद उनका दिल सकीना बेगम से भर गया, तो उन्होंने गोली मार दी थी, जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर थी, सिर्फ इसलिए कि वो फरार होना चाहती थी। और हलील कियानी ने इसे धोखा समझा। वो पहली मौत थी जो जरगम ने देखी थी, और आखिरी चीज वो खुद था जो सकीना बेगम ने देखी थी। 9 साल की उम्र में उसने दुनिया की स्याही देख ली थी, लेकिन खुशकिस्मती से रामिस छोटा था, उसे कुछ याद नहीं था, और ये राज वो रामिस को मालूम भी नहीं होने देगा। असल मर्द वो है जो औरत के इनकार का एहतराम करे, उसे इंसान समझे। सद्दाम से बेहद नफरत करने की यही वजह थी, और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए जरकम अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। लरसते हाथ से उसने घास को छुआ। अगर मेहरा को लगता था कि उसने उसके साथ गलत किया था, तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती थी। ये ख्याल दिल पर एक जोरदार ज़र्ब की तरह बेरहमी से लगा था, क्योंकि वो उससे इतनी ही मोहब्बत करता था।
वो नफीमा सर हिलाने लगा, ये सोचते हुए कि शायद वो उसे कभी माफ नहीं करे, क्योंकि शायद वो अभी अपने वालिद से मुख्तलिफ नहीं था। या अल्लाह, नहीं। ठंड के बावजूद उसका सारा जिस्म पसीने में शराबोर था। सीने में दर्द बढ़ने लगा तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। रस्ती सांस खारिज करते हुए उसने जमीन पर मुक्का मारा। फिर एक आंसू टूट कर गिरा और ऐसा लगा जैसे वो अम्मी के खून से गुजरता हुआ उसके रुखसार पर निशान छोड़ गया हो। मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर वो उठ कर पलटा। पीछे खतीर को अपनी जानिब आता देखा, जो उसके सामने रुक गया और उसे कंधे से पकड़कर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसा सोचना भी मत। अगर वो ऐसा ही महसूस करती है, फिर मैं उस भेड़िए से मुख्तलिफ नहीं हूँ। तुमने मेरा पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, बस काम डाउन। ये जज्बात में आकर फजूल बातें मत सोचो। खतीर ने जोर जोर से सरनफी में हिलाया और अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। आंखें बंद करके वो अपने दोस्त की बात सुनता रहा और गहरी सांस लेने पर तवज्जो मरकूज की। तुम ताया की तरह बिल्कुल नहीं हो, खतीर ने धीमी सी आवाज में कहा। माजी की यादों से भागने की कोशिश करते हुए उसने खतीर के बाजू को जोर से थाम लिया था। तुम उस इंसान जैसे हरगिज नहीं हो, खतीर ने दोहराया। वह नफीमा सर हिलाते हुए बेतरतीब सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। खतीर ने पीछे हटकर अपने दोनों हाथ उसके शानों पर रखे और अपनी भूरी आंखें उस पर मरकूज की। मेरी बात सुनो सरगम। हाँ, तुमने झूठ बोला था, लेकिन तुमने मेहरा को मजबूर नहीं किया था। उस निकाह में उसके बराबर मर्जी शामिल थी। उसने नजरें नीचे कर ली, लेकिन खतीर मजीद बोला। जब पापा तुम दोनों को घर लाए थे तो मैंने बेबे के सामने तुम्हें रोते हुए देखा था, सिर्फ इसलिए कि सब रामिस को इस वाक्य की बजाय ये बोले कि ताया ताई का इंतकाल कार एक्सीडेंट में हुआ है। तुम खुद भी बच्चे थे, लेकिन तुमने अपने भाई को ट्रॉमा से बचा लिया। फिर तुम कैसे अपने बाप की तरह हो सकते हो? तुम वैसे हरगिज नहीं हो। अस्पात में सर हिलाते हुए उसने पसीने जैकेट की आस्तीन से साफ किया और बहुत साफ थूक निकला। फिर खतीर की जानिब से चेहरा मोड़कर अपनी नजरें पहाड़ों पर मरकूज कर ली और फिर उनके दरमियान खामोशी से छा गई। खतीर उसी मासी को वापस अंधेरे में धकेलने का वक्त देने लगा। मैंने मेहरा को मजबूर नहीं किया था। इस सोच को दोहराते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता पलकें झपकाने लगा। वो भारी दिल से बेड से उठी थी और दिन के लिए तैयार होने लगी। वो ताकत जो उसके जिस्म में होती थी, यूं महसूस होता रहा था जैसे वो उड़ चुकी हो। गुस्से की जगह दिल की तकलीफ ने ले ली थी, और जबकि वो ये तस्लीम करना नहीं चाहती थी, मगर उसे सरगम याद आने लगा था। वो गहरी नीली आंखें, उसकी शरीर मुस्कुराहट, उसके देखने का अंदाज, गोया वो वाकई उससे प्यार करता था। अपने इर्द गिर्द उसके मजबूत बाजुओं का एहसास, यहाँ तक कि वो उसके चलने को भी याद करने लगी थी। नो मेहरा, नो। नफी में सर हिलाते हुए वो सरगम को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी और जूते पहनकर बेडरूम से निकल गई। वो रानीन और गोलोना को किचन में पाए, जहाँ एक कॉफी बना रही थी और दूसरी टोस्ट में मक्खन लगा रही थी। नाश्ता? गोलोना ने पूछा। उसने अस्पात में सर हिलाया और कुर्सी खींचकर बैठ गई। आप ही आज जाना जरूरी नहीं है, रानी ने कहा। उन दोनों ने वाज़ेह कर दिया था कि वो मेहरा के मोटरसाइकिल और हथियार लेने के लिए पुराने सेफ हाउस वापस जाने के फैसले से खुश नहीं थी। उसने पिछला हफ्ता सेफ हाउस के इर्द गिर्द देखने में गुजारा था, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यह जगह सेफ थी, जो कि नहीं थी, क्योंकि डैडी के आदमी वहाँ निगरानी कर रहे थे। मैं उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। रानी ने भाप उड़ाती हुई कॉफी का कप उसके सामने रखा और गोलोना के साथ बैठ गई। दोनों की नजरें मेहरा के चेहरे पर मरकूज थी। फिर गोलोना ने पूछा, तुम ठीक हो? ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि वो सब एक्टिंग थी। उसने जवाब दिया, शायद नहीं थी। गोलोना ने टोस्ट उसकी तरफ बढ़ाया। सरगम क्यानी अपने फायदे के बगैर कुछ भी नहीं करता। उदास मुस्कुराहट के साथ उसने कॉफी का एक घूंट लिया और मजीद कहा, मैं अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे दरमियान झूठी शादी क्यों? उसे इससे क्या हासिल होता, जबकि तुम्हारे जरिए वो तुम्हारे डेट तक भी नहीं पहुंच सकता? गोलोना ने कंधे उचकाए। यही समझ से बाहर है। जरकम डैडी को अरेस्ट करना चाहता है और इन तक पहुंचने के लिए शादी करना, यह बात कोई सेंस नहीं रखती। उसने टोस्ट का निवाला लिया। मेरे लिए ये बात समझ से बाहर है आपी कि आपने याददाश्त वापस आते ही उन लोगों को गोली क्यों नहीं मारी? रानीन के चेहरे पर वाज़ेह गुस्सा था। मुझे मौका नहीं मिला रानीन, नहीं तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। हाँ हाँ, 24 घंटे में आपको मौका नहीं मिला ना? रानीन ने आंखें छोटी करके उसे घूरा था। चलो गोली ना सही, लेकिन मैंने उसे 2-4 पंच मारे थे, उसने आंखें घुमाकर कहा। तुम्हें लगता है कि इन्होंने सिर्फ 2-4 ही पंच मारे होंगे? रानीन ने गोलोना की सहमी सी निगाहों की तरफ देखकर पूछा। तुमने FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर को मारा और उसने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया? गोलोना बेयकीनी से झुरझुरीली थी।
चंद पल दोनों मेहरा की खामोशी से शक भरी नजरों से देखने लगे। इतनी सपोर्ट के लिए शुक्रिया, उसने संजीदगी से कहकर कॉफी का घोट लिया। अच्छा, आप जाने लगी तो उन्होंने क्या कहा था? रानी ने उसकी तंज को नजरअंदाज करते हुए मजे से पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़कर, गहरी सांस खारिज करते हुए उसने कहना शुरू किया। हाथ पकड़कर? गोलोना ने करंट खाकर सर उठाया था और साथ ही रानी की कमर थपकी, जिसे मेहरा की बात सुनकर फंदा ही लग गया था। हाँ, उसने कहा था कि ख्याल रखना। ख्याल रखना? इससे पहले वो बात मुकम्मल करती, रानी और गोलोना ने जोर से चीखा था। ऐसा कुछ मतलब नहीं था, उसने सफाई देने की कोशिश की। अच्छा, आपने एक बंदे की कुट लगा दी और वो सामने से कह रहा है ख्याल रखना। आप ही कोई अंधा भी बता सकता है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। रानी ने कप मेज पर रखा। हाँ, तुम्हारा ख्वाब में। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। रानी गलत नहीं कह रही, गोलोना ने नाक पर चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा। वो मोहब्बत नहीं कर सकता, वो इंसान है मेरा, मोहब्बत सबको हो सकती है। गोलोना ने उसकी आंखों में झांक कर कहा था। वो कप में बची हुई कॉफी को घूरती रही और इस बात पर गौर करने लगी। एकदम ख्याल आया कि सरगम ने उसे इस तरह देखा जैसे वो उसका सब कुछ हो। क्या वो वाकई एक्टिंग थी? मैं तुम्हें जख्मी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो चाहता था वो कर सकता था, लेकिन मैंने इंतखाब तुम्हारे हाथ में दिया। लेक के पास मैंने जो कहा वो मत भूलना। आंखें बंद करते हुए उसका दिमाग उस लम्हे में चला गया जब सरगम ने उससे प्रपोज किया था। मुस्तकबिल में कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आप इस लम्हे को याद रखें। मेरा मतलब है वो सब कुछ जो मैं कहने जा रहा हूँ। सरगम ने एक और गहरा सांस खारिज करके उसकी कत्थई आंखों में देखा। मेरे दिल में आपका ऐसा बसेरा है कि अब उसे अपना कहना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगा जैसे उसका वही मतलब था जो उसने कहा था। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि आप मुख्तलिफ हैं। मेरा मतलब है, और कौन 6 फुट 4 इंच के आदमी को इतना नर्वस कर सकता है? लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती या सहानत नहीं है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। ये वो एहसास है जो मुझे आपके होने से होता है, जैसे मैं बिल्कुल वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। सीने में होती चुभन बर्दाश्त से ज्यादा होने लगी थी और वो यादों से जान छुड़ाती हुई सर नफी में हिला रही थी। 2 मिनट पहले तुम ही कह रही थी कि मैंने उसे गोली क्यों नहीं मारी, वो गड़बड़ाकर पहलू बदलती हुई रानी को कहने लगी थी। हाँ, तो मुझे लगा कि वो आपको अरेस्ट करने के लिए ड्रामा कर रहे थे। ये थोड़ी पता था कि वहाँ तो मस्त रोमांस चल रहा था। सेल्फ डिफेंस और रोमांस में जमीन आसमान का फर्क है। रानी ने उसके सामने हाथ नचाया। हम 5 मिनट में निकल रहे हैं, मेरे पास फजूल बातों का टाइम नहीं है, और उन लोगों से बात करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है जो सुबह सुबह नशे करते हैं। उसने झुंझलाकर घड़ी की तरफ निगाह फेरी। मुझे पता है कि क्या करना है। वहां चंद पल की खामोशी छाई थी कि रानी ने जरा सा भी मुतासिर हुए बगैर ही पुरजोश होकर कहा था। क्या, जल्दी बताओ। गोलोना भी मेज पर आगे को झुकी थी। आप उनको कॉल करके सॉरी कर लें। रानी ने मीठी सी मुस्कान लबों पर सजाई। इसका इलाज एक बार कर देती ना तुम तो ये वक्त नहीं आता। बेयकीनी से उन दोनों की जानी बारी बारी देखकर उसने गोलोना से कहा। मैं दिमाग के डॉक्टर हूँ, जानवरों की नहीं। लेकिन इसकी बात भी ठीक है, हो सकता है कि उसको तुमसे प्यार हो गया हो, इसलिए ही झूठ बोलकर शादी की हो। गोलोना ने भी उसकी उम्मीद पर पानी फेर दिया था। उसने मुझे धोखा दिया है और तुम लोग अजीब बातें कर रहे हो। उसने दांत किचकिचाकर सामने अपनी बेटी दोस्तों को देखा था। तो आपने मार नहीं लगाई उनकी, हिसाब बराबर हो गया बस। रानी मेहरा का लाल बबू का चेहरा देखकर महसूस हुई थी। अल्लाह मुझे सब्र दे। उसका दिल कर रहा था कि वो वहीं अपने बाल नोच ले। अच्छा चलो, 5 मिनट पूरे हो गए, शाबाश। उसका मूड खराब होता हुआ देखकर गोलोना ने रानी को घूरते हुए कहा था। किचन में डिशवॉशर में बर्तन लगाकर वो तीनों साथ बाहर की जानिब निकल गई थी। शायद जरकम को भूलने के लिए उसे सिर्फ सब्र और वक्त की जरूरत थी। ये जाना पहचाना सा लग रहा है, खतीर ने कहा जब वो दोबारा कराची के सेफ हाउस में बैठे थे। 1 हफ्ता सब्र से काम लेने के बाद वो वापस कराची आकर मेहरा पर नजर रख रहा था, ट्रेकर को घूरते हुए जो मेहरा को उसके दूसरे सेफ हाउस में दिखा रहा था। अचानक मार्ग हरकत करने लगा और वो फौरन खड़ा हो गया। वो निकल गई हैं। खतीर ने उठकर घर से बाहर उसका पीछा किया। उस दिन के बाद से वो सरगम के साथ चिपक कर किसी बास की तरह उस पर नजर रख रहा था। मैं अकेले जा सकता हूँ। वो जानता था कि ये बोलना बेईमानी होगा। मैं साथ चल रहा हूँ, पूरे शहर में सद्दाम के आदमी फैले हुए हैं। खतीर ने नफी में सर हिलाया और उसके साथ वाली नशिस्त का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। सद्दाम के रूपोश होने के बावजूद कारोबार हमेशा की तरह जारी था। उसने औसाफ नामी शख्स को इंचार्ज बनाया हुआ था। यहाँ तो हर कदम पर ही गंदगी है, वो जेरे लब बोला। मेहरा का पीछा करते हुए वो गाड़ी को खाली मकान की तरफ ले गया था।
मोटरसाइकिल घर से फासले पर सड़क पर पार्क की थी ताकि वो उन्हें देख ना सके। सिर्फ चंद लम्हों के अंदर ही एक वैन ड्राइववे में दाखिल हुई थी। ये वही वैन है जिसे हमने उसके सेफ हाउस में देखा था, खतीर ने याद करते हुए कहा था। दोनों अपने सर एक तरफ झुकाकर देख रहे थे कि दो अफराद गाड़ी से बाहर निकले। जरगम दूरबीन लेकर उन्हें अपनी आंखों के सामने लाया, फिर उस शख्स को अच्छी तरह देखा। कोई औरत है, 25 से कम लग रही है। दूसरी औरत की जानिब देखने ही लगा था कि उसी वक्त एक गाड़ी रुकी और उसने अपनी हेडलाइट्स हल्की की। कहा था ना, खतीर ने कहा, और फिर दोनों तेज रफ्तारी से गाड़ी से बाहर निकले, सीधा गाड़ी की तरफ भागे। उसने अपने पीछे से बंदूक निकालकर सड़क के बीचों बीच फायरिंग किया, जो विंड स्क्रीन को टुकड़े टुकड़े कर गया। आदमी गाड़ी से कीड़ों की तरह बाहर निकले। गाड़ी के ड्राइवर को ढूंढकर उसने ट्रिगर खींचा और उसे जमीन बोस कर दिया। खतीर ने दो आदमियों पर गोली चलाई। बस यही है? जरगम ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारा अभी तक जिंदा है। कॉकरोच की तरह सर काट दो फिर भी जिंदा रहते हैं। जहाँ वो आदमी खुद को साय में घसीटने की कोशिश कर रहा था, उसके पास जाकर उसने मजीद 2 गोलियां चलाई। जब वो मुड़ा तो नजरें सामने मेहरा पर पड़ी, जिसके हाथ में बंदूक थी। उसे देखकर जरगम के दिल में चुभन सी हुई थी और उसने अपनी पिस्तौल वापस पुष्ट के पीछे लगा ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहरा ने हैरत से पूछा। तुम्हें सेफ रखने के लिए आया हूँ, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे ट्रैक किया? ये जानते हुए भी कि मेहरा की बंदूक का नाल उसकी सीने पर थी, जरगम उसकी जानिब जाकर वहां रुका जहां से उसे वाज़े तौर पर देख सकता था। फिर हवा का झोंका निकल चला और उसकी खुशबू हवा के साथ जरगम के ख्यालों में उतर गई। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ये जानूं कि तुम कहाँ हो, तो तुम्हें ये अंगूठी उतार देनी चाहिए। दिल में ये दुआ करते हुए कहा था कि वो ऐसा नहीं करे। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। मेहरा ने अपना बायां हाथ उठाकर अंगूठी को देखा। और मोटरसाइकिल के ट्रैकर को भी मत भूलना, उसने मजीद कहा। मेहरा की निगाहें उसकी तरफ उठी और फिर वो चंद पल एक दूसरे को देखते रहे। अच्छी लग रही हो, जरगम ने कहा। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता बहुत लंबा होता है। चले जाओ, मेहरा ने नफी में सिर हिलाया। वो लड़कियां कौन है? अपने काम से काम रखो, उसने फौरन उसे सख्ती से तंबी की थी। इसका मतलब वो लड़कियां मेहरा के लिए बहुत जरूरी थी। मैं नहीं जा रहा हूँ। सद्दाम के आदमी जानते हैं कि तुम यहाँ हो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, जानता हूँ, और आखिरी दफा कह रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अब मैं हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। सरगम की निगाहें अचानक सर्द हो गई थी। तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो? मेहरा ने उसे कभी इतना संजीदा और सपाट नहीं देखा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने बमुश्किल लबों पर उभरती हुई मुस्कुराहट रोकी। मेहरा पलटकर वापस घर की जानिब चलने लगी थी तो वो एक लम्हे को हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे पीछे से पुकारा। मेहरा, अब क्या मुसीबत है? वो रुक तो गई लेकिन नाराज नजर आ रही थी। क्या मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती की है? हौसला करते हुए उसने सवाल पूछा। अगर तुम ऐसा करते तो अभी जिंदा नहीं होते। एक पल के लिए वो उसे आंखें छोटी करके देखती रही, जिससे जरगम को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। लम्हे भर को आंखें मूंद कर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। घर जाओ जरगम, मैं रेड से पहले वहां पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे बगैर घर घर नहीं है। एकदम आंखें खोलकर मेहरा पर तवज्जो मरकूज करते हुए उसकी जुबान से फिसल गया। वो चंद पल उसकी आंखों में देखती रही और फिर वैन के पीछे गायब हो गई। घर के सामने से जाकर उसने इर्द गिर्द नजर डाली, लेकिन मेहरा ये उन दोनों लड़कियों का कोई निशान नहीं था। गाड़ी में बैठकर उसने दूरबीन उठाई और फिर घर को स्कैन किया था। उनके बैकअप पहुंचने से पहले उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, खतीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। निकलने ही वाली होंगी, उसने कहा था कि इसी वक्त घर का दरवाजा खुला और मेहरा ने मोटरसाइकिल को बाहर धकेला। उस पर बैठकर उसे इंजन को स्टार्ट करने में कुछ वक्त लगा। ये औरतें कौन होंगी? जब मैंने मेहरा से पूछा था तो उसके रिएक्शन से लगा कोई करीबी है। वैन आगे बढ़ी। इसकी साथी हो सकती हैं, खतीर ने अंदाजा लगाया। हाँ, उन लड़कियों को हमारे सेफ हाउस पहुंचने से पहले शायद इन्हीं औरतों ने मुंतकिल किया होगा। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगा कि मेहरा वहां अकेली नहीं थी। सकून मिला बेइज्जती करवा कर? खतीर ने पूछा। हाँ, मुझे उसकी जरूरत थी, उसने तस्लीम किया। इसका मतलब ये भी था कि उसके पास अब भी मेहरा को वापस लाने का मौका था। हफ्ते गुजर चुके थे। गोलोना की जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी, या कम अज कम वो खुद को यूं ही बावर करवा रही थी। सुबह की मसरूफियात, क्लिनिक की मरीज, सोशल मीडिया के लिए शेड्यूल शुदा पोस्ट और शाम को दोस्तों के साथ घर, सब कुछ वही था मगर कुछ बदल चुका था। वो अब भी वही थी, मगर कहीं ना कहीं एक मामूली सी कमी महसूस होती थी। वही बेनाम सी कमी जो इंसान तब महसूस करता है जब कोई मुसलसल आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करे और फिर अचानक गायब हो जाए। सुबह बखैर लोना, उम्मीद है आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा हो।
बारिश हो रही है, तुम्हें ये मौसम पसंद है ना? वो पैगामात जो कभी बेनाम नंबर से आते थे, अब नहीं आ रहे थे। इंस्टाग्राम की वो अजीब सी मौजूदगी, वो गुमनाम प्रोफाइल जो हर स्टोरी देखता था, अचानक उसे जैसे ज़मीन निकल गई हो। शुरू में ये पुरसुकून थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे, वो सुकून बेचैनी में बदलने लगा था। गोलोना ने कभी खुद को ये एतराफ़ नहीं करने दिया था कि इस गुमनाम शख्स की मौजूदगी ने उसके दिनों में एक अजीब सा रंग भर दिया था। मगर अब जब वो रंग मासूम हो चुका था, तो जिंदगी कुछ धुंधली महसूस होने लगी थी। फिर भी उसने खुद से एक वादा किया था, वो खुद से कभी राब्ता नहीं करेगी, न किसी गुमनाम नंबर पर, न इंस्टाग्राम पर। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी अजनबी की गैर मौजूदगी को महसूस करे। मगर उस रात जब उसने इंस्टाग्राम खोला और बेध्यानी में अपनी स्टोरी स्क्रॉल कर रही थी, तब अचानक उसे वो नजर आया। खतीर, एक आम सी स्टोरी, सफ़ेद कॉफ़ी का मग, किसी दफ्तर की डिम लाइट्स और नीचे लिखे गए चंद अल्फाज। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ खामोशी में मिलते हैं। गोलोना की उंगलियां एक लम्हे के लिए साकित हो गई। ये क्या था? क्या वो इसके बारे में था? ये ख्याल बेसाख्ता थे और शायद फजूल भी, मगर फिर भी एक अनजाने तजस्सुस ने दिल में सरसराहट पैदा की थी। ये तजस्सुस एक लम्हे का था। अगले ही लम्हे उसने गुस्से से लब भींचकर खतीर को ब्लॉक कर दिया था। ये सब बेकार था। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी कि किसी के बारे में इस हद तक सोचे। खतीर रात के आखिरी पहर नींद के किसी गहरे जाल में फंसा था, जब अचानक एक धुंधले ख्वाब ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। वही ख्वाब, वही खौफनाक मंजर। रात का अंधेरा, गाड़ी के बाहर जलती बुझती हुई स्ट्रीट लाइट्स, और एक लड़की, एक जानी पहचानी लड़की, डायलॉग फ्रॉक में आंसुओं से भीगा चेहरा लिए खिड़की पीट रही थी। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे जाने दो। आवाज कांप रही थी, आंखें बेयकीनी से भरपूर थीं, और खिड़की पर पड़ने वाली उंगलियों की धड़धड़ाहट खतीर के दिल को किसी खंजर की तरह काट रही थी। खून खतीर की शर्ट पर बहने लगा था। वह यकसर सियाह व सफेद हो गया। उस लड़की की चीखें उसकी समात में गूंजने लगी थी। खतीर ने उसे बचाने की कोशिश में आखिरी बार गोली चलाई थी, मगर दुनिया एकदम ही अंधेरे में डूब गई थी। उसका मुस्कुराता चेहरा इस लम्हे में खतीर का सब कुछ छीन गया था। वो हड़बड़ाकर उठा, सांसें बेतरतीब, पेशानी पर पसीने के कतरे, और सीने में किसी अनदेखा खौफ की ठंडक। उसने फौरन बेड साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम खोला। गोलोना, वो कहाँ थी? क्या वो ठीक थी? कई स्टोरीज स्क्रॉल करने के बाद आखिरकार वो एक तस्वीर पर रुका। वो किसी रेस्टोरेंट में थी, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर, और सामने खाने की ट्रे रखी हुई थी। उसने गहरी सांस ली। वो ठीक है, यह ख्याल आते ही उसने आंखें मूंद कर बिस्तर से टेक लगा लिया। मगर जैसे ही उसने इंस्टाग्राम दोबारा खोला, यूजर नॉट फाउंड, खतीर की उंगलियां साकित हो गई। वो ब्लॉक हो चुका था। चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में हैरानगी चमकी, फिर बेइख्तियार ही हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर उभरी। यह खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जरगम को देखते हुए एक हफ्ता हो चुका था। तुम्हारे बगैर घर घर नहीं लगता। निगाहें बेसाख्ता अपनी उंगली में चमकती हुई अंगूठे की जानिब उठी, जिसे उसने उतारने की कोशिश की लेकिन नहीं उतार सकी। लम्हों में उसे जरगम का ख्याल आया। वो कौन है? वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो मुझ जैसे मुजरिमों को सोचे समझे बगैर ही गिरफ्तार कर लेता है? या वो शख्स जो मुझे महफूज रखने के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर चला आया? शायद ये सब झूठ नहीं था। शायद, सिर्फ शायद, जरगम मुझसे मोहब्बत करता है। तब तुम क्या करोगी मेहरा? वो नफी में सर हिलाने लगी। चले आप ही समंदर पर वॉक करने चलते हैं, रानी ने अचानक कहा। गोलोना मुंह बनाकर बैठ जाएगी अगर उसे पता चला। उसको कौन बता रहा है? वैसे भी आज देर से आएगी। रानी ने सब्ज रंग के कोट सूट पर उसी रंग का हिसाब बनाते हुए कहा। जैकेट पहनो पहले। खड़े होकर उसने कहा तो रानी जल्दी से अपने कमरे में भागी और वापस आकर मेहरा के साथ घर से निकल गई। जरगम की यादें सारा रास्ता उसका पीछा करती रही थी। उन लोगों के इस्लामाबाद जाने का वक्त आ गया था। अब तक रेड का अप्रूवल आ चुका होगा। जब वो समुंदर पहुंचे तो उसकी वसात उफक तक फैली हुई थी, जैसे नीले कैनवस पर बेशुमार शरार छिपे हों। लेकिन मेहरा ने साहिल पर उठती हुई उन लहरों की जानिब नजरें भी नहीं उठाई थी जो चट्टानों से टकरा रही थी। हमें इस्लामाबाद जाना होगा, उसने खुद को कहते सुना। मेरा जाना जरूरी है क्या? रानीन पल भर को खामोश हुई। मेहरा ने बगौर उसे देखा। कुछ था जो रानीन उससे छुपा रही थी। जरगम की फैमिली बहुत अच्छी है। तुम और गोलोना होटल से ज्यादा सेफ उनके साथ रहोगी। लेकिन मुझे नहीं जाना वहाँ, रानी ने धीमी सी आवाज में कहा था। 2-3 दिन की बात है सिर्फ। मैं होटल बुक करवा देती, लेकिन जरगम के घर तुम दोनों महफूज रहोगी।
ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसने रानीन की निगाहों में देखा। मैं जानती हूँ। रानीन फीका सा मुस्कुराई। चंद पल के लिए उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। रानीन रुककर रेत पर बैठी और मेहरा उसी के साथ बैठती ही अपने इर्द गिर्द नजर डालते हुए, ये देखते हुए कि वो महफूज थे। फिर उसने अपनी नजरें साफ नीले पानी की तरफ मोड़ी। रानीन ने उसकी जानिब देखा मगर खामोश रही। मुझे लगा था आप फरिश्ता हैं। रानीन चेहरा नीचे झुकाते हुए रेत पर हाथ फेरने लगी थी। मेहरा के माथे पर बल पड़े लेकिन रानीन को देख नहीं पाई। जब जब आपने उसे मुझसे खींचा तो मुझे लगा कि आप कोई फरिश्ता हैं जो मुझे जन्नत में ले जाने आया है। उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसने रानीन के चेहरे को अपनी नजरों की गिरफ्त में लिया। ये पहली बार था जब रानीन उस रात की बात कर रही थी। मेहरा सांस रोके उसे सुनती रही थी कि सालों बाद वो अपने ऊपर से इतना भारी बोझ उतार देगी। 2 साल बाद भी याद के पर्दे से रानीन वो दिन मिटा नहीं सकी थी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और वो बारिश की बूंदों में हाथों को फैलाते हुए रेस्टोरेंट के बाहर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। दूर से अपने भाई की गाड़ी को आता हुआ देखा तो लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई और खुशी से उसके तरफ हाथ हिलाया। लेकिन अचानक एक वैन करीब आकर रुक गई। आंखों के सामने सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। 2 आदमी वैन से निकले और उसे जबरदस्ती खींचने लगे। उसने छुड़ाने की कोशिश करी मगर वो लोग मजबूत थे। वो मदद के लिए चिल्लाई लेकिन बारिश के शोर में आवाज दब गई। इसी लम्हे उसने देखा कि उसके भाई ने अपनी बंदूक निकाली और उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ की मुतसाद कैफियत थी। जब वो वैन की जानिब निशाना बनाने लगा, रानीन के सामने बैठे आदमी को गोली लगी थी। फिर उसने देखा कि उन आदमियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी और एक गोली उसके भाई के सीने पर जा लगी थी। नहीं! वो जोर से चिल्लाती वैन की खिड़की पर हाथ मारने लगी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थी। उसकी निगाहें अपने भाई के जिस्म से बहते हुए खून तक गई थी, जो अब भी उसके लिए लड़ने की कोशिश कर रहा था। रानीन की आंखों के सामने सब कुछ सुस्त होता जा रहा था। भाई! उसने पुकारने की कोशिश की और सब कुछ एक लम्हे के लिए जैसा रुक गया। बारिश की शिद्दत में कमी नहीं आई लेकिन उसके दिल की धड़कनों की गूंज और भी तेज हो गई थी। पापा ने मेरा ब्राइडल शावर बाहर रखने को मना किया था लेकिन मैंने जिद करके रेस्टोरेंट में रखा था। अगर मैं उनकी बात मान लेती तो भाई को कुछ नहीं होता। मेहरा ने झुककर उसे गले लगा लिया था। रानीन अपना सर उसके कंधे पर रखकर समंदर की तरफ देखने लगी थी। मुझे पापा और भाई ने परियों की तरह रखा था आपी। मैं नहीं जानती थी कि दुनिया में ये हिस्सा मौजूद है। मुझे नहीं मालूम था कि इस दुनिया में इतनी वहशत है। हिचकियों की वजह से उसका पूरा जिस्म लरज रहा था। मेरी वजह से भाई को गोली लगी थी। मामा पापा सबको मुझसे नफरत हो गई होगी। आंखों में ढेरों आंसू लेकर वो 2 साल का गुबार आज निकाल रही थी। मेरा बच्चा, वो उसकी पुश्त सहलाते हुए बोली थी। गोलोना की अपनी फैमिली है लेकिन मैं अकेली हूँ आपी। मैं आपको नहीं खो सकती। भीगी पलकों तरह आंसू से भरी आंखें उससे मिली थी। तुम मुझे नहीं खोओगी, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसने अपने लब रानीन के माथे पर रखे थे। आपी, आई लव यू। उसने सरगोशी की। आई लव यू टू मेरा बच्चा। लम्हे भर को वो हिचकिचाई लेकिन आंखें बंद करके आखिर वो अल्फाज कह दिए जो उसने कभी किसी को नहीं कहे थे मगर आज उस लड़की को कहे थे जिसे वो अपनी बहन कहती थी। अगर हमें वाकई इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत है तो मैं चलने को तैयार हूँ। वो अपने गालों को रगड़ते हुए कहने लगी थी। मेहरा हल्का सा मुस्कुराई लेकिन अचानक अजीब सा एहसास हुआ। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। ये सरगम हो सकता था लेकिन वो नहीं भी हो सकता था। वापस चलो, अब हम बहुत देर से बाहर हैं। खड़े होकर उसने रानीन की तरफ हाथ बढ़ाया। तेजी से घर की तरफ चलते हुए वो अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाती रही थी। कोई बात है? रानीन ने इर्द गिर्द देखा और पूछा। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मेहरा ने जवाब देते ही अपना दायां हाथ पुश्त के पीछे ले जाकर उंगलियां बंदूक के गिर्द लपेटे और अपना बायां हाथ रानीन की पुश्त पर रखा ताकि अगर उन पर अचानक हमला हो तो वो उसे थाम सके। उसके आवाज उस वक्त तक हाई अलर्ट रहे थे जब तक उसने रानीन को घर में धकेलकर हिफाजती दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे बगैर घूमते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं आई? गोलोना जो लैब कोट उतार रही थी उन दोनों को ही देखते हुए बोली। चुप करो यार अभी, उसने बेजारियत से कहा। क्या हुआ है? रानी ने फिर से पूछा। पता नहीं, ये सरगम भी हो सकता है जो मुझ पर नजर रखा हुआ हो। उसने नफी में सर हिलाया। वो रानीन के कमरे में जाकर घर के आसपास मौजूद सिक्योरिटी कैमरे स्क्रीन पर लाई। उसके पीछे गोलोना और रानीन भी साथ कमरे में बैठे थे और फिर इंतजार करने लगे कि आया कोई घर के करीब था। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे
कि एक गाड़ी आहिस्ता से घर के सामने रुकी थी। बी सेफ। रानी ने एक लम्हे के लिए अपनी जगह जम सी गई। मेरे पीछे दरवाजा सील कर दो। अपने पीछे से बंदूक खींचते हुए उठी थी। और मैं क्या करूं? गोलोना ने संजीदगी से पूछा। अल्लाह अल्लाह करो, और क्या करोगी? रानी ने लतीफ से अंदाज में जवाब दिया। शट अप यू बोथ एंड फोकस। उसने झुंझला कर दोनों को कहा। लास्ट टाइम जब तुमने ये बोला था तो मैं समंदर में गिरते गिरते बची थी। गोलोना ने आंखें फैलाकर उसे देखा। जिंदा बच गई हो ये काफी नहीं है? उसकी बात खातिर मिलाए बगैर ही बेनियाजी से उसने जगमगाती हुई स्क्रीन पर नजरें मरकूज की, जहां 3 आदमियों को गाड़ी से उतरते हुए देखा था। ये नहीं याद कि इसके बाद हमारी योट में आग लग गई थी, वो भी समंदर के बीचों बीच? रानी ने खिलखिलाकर मजे से कहा। इडियट्स। वो जहरीला बड़बड़ाते हुए बाहर की जानिब बढ़ी। रुको! गोलोना ने स्क्रीन की जानिब इशारा किया। उसकी नजरें कंप्यूटर की तरफ उठी थीं, जहां एक आदमी पहले ही बेजान सा पड़ा हुआ था और उसने दूसरे को गिरते हुए देखा। तीसरे ने भागना शुरू किया, लेकिन दूर जाने से पहले ही वो जमीन पर हो गया था। इसी वक्त दीवार की तरफ होने वाली हरकत ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और उसने देखा कि सरगम ने सिक्योरिटी गेट की तरफ भागते हुए छलांग लगाई थी। जिस्म खुद ब खुद हरकत करने लगा था और वो जीने अबूर करती हुई सिक्योरिटी गेट खोलने के लिए उसमें कोड डालने लगी। फिर सरगम दरवाजा बंद करते हुए अंदर दाखिल हुआ। हमें फौरन निकलना होगा, खतीर ने बंदों को रोका हुआ है। उसने गहरी निगाहें उठाकर मेहरा को देखा। रानीन, गोलोना, हमें निकलना है। सिस्टम क्लियर करो। रानीन और गोलोना, तुम इमरजेंसी बैग उठाओ। वो चीख कर अपने दोस्तों की जानिब भागते हुए मुड़ी थी। सरगम ने अचानक ही उसका बाजू अपने हाथ में कैद करके नरमी से उसे खुद से लगाया और उसके माथे पर अपने लब रखे थे। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरान होकर फैली थीं, लेकिन पलकें झपकाकर वो पीछे हटने लगी थी। जाओ। फिर उसने आहिस्ता से मेहरा का कंधा थपक कर कहा था। वो उससे दूर होकर चीने उतरती नीचे भागी। गोलोना सफेद चेहरा और माथे पर पसीने लिए 2 बैग लॉन्च में घसीट कर ला रही थी। सरगम को देखकर जल्दी से हॉस्पिटल के नीले स्क्रब्स पर गले में स्कार्फ मफलर की तरह लिया। मैं मेहरा की दोस्त हूँ, गोलोना तौसीफ। सरगम ने सवालिया निगाहों से गोलोना को देखा तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपना बैग उठाकर उसे कंधे पर डाला और अपनी बंदूक के मैगजीन चेक किया। फिर टाइमर सेट करने लगी जो घर को आग लगा देगा। फिर उसने देखा कि रानी अपने कमरे में कंप्यूटर क्लियर करने के लिए तेजी से टाइप कर रही थी। मैं क्या कर सकता हूँ? सरगम ने अचानक पूछा और रानी इतनी बुरी तरह से चौंकी थी कि सिस्टम छोड़कर कुर्सी से खड़ी हो गई थी। उसने सरगम की हैरत से फैली हुई आंखें रानीन पर जमी हुई देखी और रानीन का सफेद पड़ता चेहरा देखा। सरगम ने उसकी जानिब कदम बढ़ाया तो रानीन एक लम्हे में ही मेहरा की जानिब बढ़ी और उसकी कमीज को आस्तीन को पकड़कर खड़ी हो गई। तुम सरगम को जानती हो? मेहरा ने सरगम को रुकने का इशारा किया। रानी ने खामोशी से अस्पात में सर हिलाया। मेहरा ने बारी बारी उन दोनों की जानिब देखा। फिर वह कंप्यूटर के पास जाकर बाकी सिस्टम शट डाउन करने लगी थी। तुम मेहरा के साथ थी? सरगम की नजरें रानी की जानिब उठी थी। रानी ने सिर्फ अस्पात में सर हिलाया और फिर निगाहें झुका ली। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, लेकिन हमें अब वाकई यहाँ से निकलना होगा। उसने कमरे से बाहर निकलकर टाइमर शुरू कर दिया था और गोलोना ने रानीन को बैग पहनाने में मदद की। मेरे पीछे रहना तुम दोनों। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाना। गोलोना का चेहरा पीला पड़ा था और रानी ने नफी में सर हिलाया था, लेकिन उसके पास अपने दोस्तों से बहस करने का वक्त नहीं था क्योंकि वो अब सरगम के साथ सिक्योरिटी गेट के पास खड़े थे। सब क्लियर है खतीर? वो खतीर का जवाब नहीं सुन सकती, लेकिन सरगम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसे खोलो। मेहरा ने वही किया जैसा कि उसने कहा था और जब उन तीनों ने अपना आखिरी सेफ हाउस भी छोड़ दिया था तो उसे एहसास हुआ कि सब कुछ होने के बाद भी वो सरगम पर भरोसा करती थी। जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और गला कुछ दिनों से ठीक नहीं है तो इसलिए मैं लोग एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अब इसके कुछ ज़्यादा एपिसोड भी नहीं है, 2 आएंगे शायद और ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।